बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर फिज़िक्स का काइनेमेटिक्स। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये तमाम टॉपिक्स हम कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली कवर करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप इंशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जब भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। आपने ये बात याद रखनी है कि जो काइनेमेटिक्स है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में आप हमेशा मोशन को स्टडी करते हैं, यानी मोशन को आप स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी चैप्टर नंबर 3। और आपका फोर्थ भी डायनामिक्स 1 और डायनामिक्स 2 के नाम के साथ हैं। तो काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑब्वियसली, but keyword in which we study motion but without the reference of force, जबकि डायनामिक्स में क्या होगा? in which we study motion but with the reference of force। हो कि आपको इन दोनों का स्कोप भी समझ आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स में आपने क्या पढ़ना है और डायनामिक्स में क्या पढ़ना है। मैं ये चीज़ें छोटी छोटी आपको इसलिए इतनी ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ़िज़िक्स में स्पेशली अगर आपको किसी भी चैप्टर का टाइटल समझ आ जाए ना, तो आपको 50% ये समझ आ जाता है कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यानी इस चैप्टर में आप जब भी पढ़ेंगे मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स का जिक्र नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन जो हैं वो रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं, और रिलेटिव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हम वो भी देख लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन को मैं पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये रिलेटिविटी इनका क्या मतलब है। ये एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा। रेस्ट की मैं आपको डेफिनेशन कहते हैं तो डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लीजिए आप। इफ़ अ बॉडी does not change its position with respect to its surrounding। मैं भी लिख देता हूँ, if a body does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जबकि मोशन क्या होगी? इसी तरह इफ अ बॉडी चेंजेस, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो तब आप उस बॉडी को मोशन में कहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मैं आपको क्विकली दोनों को रिलेटिविटी को भी और इनके एग्जांपल्स को भी समझा देता हूँ, डेफिनेशन को भी। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर आपको पता है एक ड्राइवर सीट होती है, एक 7 सीट होती है और पीछे 2 सीट्स होती हैं। अगर यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है बॉडी ए और इधर बैठा हुआ है बॉडी बी, और ये गाड़ी अब चल रही है। अब चूंकि ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो ये दोनों रेस्ट में होंगे। बेशक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, तो ये दोनों रेस्ट में हैं। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो हैं वो रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। ये आपने याद रखना है, ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह मोशन भी रिलेटिव क्वांटिटी है। और यही गाड़ी जब आप यानी ट्रैवल कर रही होगी, अभी मैंने ऊपर से दिखाया, और ये जो बंदे हैं ये बॉडी ट्रैवल कर रही है कार, और यहाँ पे कोई मौजूद बंदा है। दोबारा देख लें,
कि मैंने कार, ये ड्राइविंग सीट, पीछे 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं और ये गाड़ी अब चल रही है, तो ये दोनों इस बाहर जो मौजूद को बंदा खड़ा हुआ है इसके हिसाब से ये अपनी पोजीशन चूँकि चेंज कर रहे हैं, तो ये 2 मोशन में होंगे इसके हिसाब से, लेकिन ये 2 रेस्ट में होंगे एक दूसरे के हिसाब से। इसलिए इसको रिलेटिविटी कहते हैं। यानी जब आप अकेले खुद कुछ ना हो बल्कि आपकी जो भी चीज़ है वो डिफ़ाइन हो रही हो किसी दूसरे के हिसाब से, तो इसको रिलेटिव क्वांटिटी कहते हैं। समझ आई? इसलिए डेफिनेशन भी यही है, चेंजेस डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। होप कि आपको रेस्ट और मोशन क्लियर समझ आ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन जो है मैं आपको इसी तरह ट्री डायग्राम ही बना के एक्सप्लेन करूँगा और कीवर्ड के साथ एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशंस तो आपको मिल जाएंगी, ये बुक पे भी लिखी हुई हैं। मैं आपको कीवर्ड के साथ डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ और उनकी फिर एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये मेरे पास एक टाइप्स ऑफ मोशन का ट्री डायग्राम बना हुआ है, मैं भी बना लेता हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले टाइप आती है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? फिर हमारे पास आ जाती है रोटेटरी मोशन, दूसरी टाइप इसकी। और थर्ड मेन जो टाइप है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? इसका कीवर्ड है होल बॉडी इज मूविंग। यानी आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये मोशन ट्रांसलेटरी है? होल बॉडी इज मूविंग, जब होल बॉडी मूव करे, पूरी की पूरी बॉडी जब मूव कर रही हो तो उस बॉडी को आप कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। रोटेटरी मोशन का कीवर्ड क्या है? कि वो मूव कर रही होगी, मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस या फिक्स्ड एक्सिस, अपने ही एक्सिस के गिर्द वो मूव कर रही होगी, तो वो रोटेटरी मोशन में होगी। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन में कोई बॉडी होगी तो आप कहेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन में है। इनकी आगे फर्दर टाइप नहीं है। ट्रांसलेटरी की 3 मोर टाइप्स हैं, इनको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। और ट्रांसलेटरी की जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर या रेक्टिलिनियर। आपकी इस बुक के अंदर इसने इसको लीनियर भी कहा हुआ है, आप इसको रेक्टिलिनियर भी कह सकते हैं। लीनियर मोशन फर्स्ट। सेकंड इज सर्कुलर, जिसको ये कर्वी लीनियर कह रहा है। सर्कुलर, मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ जो याद रखना भी आसान हो और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इजी हो। और थर्ड वन इज रैंडम मोशन। अब मैं इनके कीवर्ड आपको बता देता हूँ। अब चूँकि ये तीनों जो टाइप्स हैं ये आपकी ट्रांसलेटरी की टाइप थी, तो इसका मतलब ये तीनों में भी होल बॉडी मूव करेगी, बट कीवर्ड बट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन में क्या होगी? बट इन अ सर्कुलर पाथ। एक कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, वो रोटेटरी और सर्कुलर को कंफ्यूज करते हैं, ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और लास्ट है रैंडम मोशन, यानी कोई रेगुलर मोशन ना हो बल्कि जिगजैग मोशन, बट इन अ जिगजैग मोशन। यानी जो बटरफ्लाई की मोशन होती है वो एक जिगजैग मोशन होती है, उसमें उसकी डायरेक्शन पता नहीं होती, तो उसको आप ट्रांसलेटरी की रैंडम मोशन में कंसिडर करेंगे। अब जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अगर मैं आपको इनकी, आपको होप कि ये डेफिनेशन तो क्लियर होंगी। एग्जांपल्स मैं आपको रियल लाइफ के साथ दे देता हूँ। कार का मूव करना, बॉल का मूव करना, फ्लाइंग बर्ड्स का मूव करना ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाती हैं। रोटेटरी मोशन में हमारे पास हेलीकॉप्टर के जो रोटर्स होते हैं, यानी जो ऊपर जो उसका रोटर ब्लेड होता है, जो 3 जिसको आप पंखे भी कहते हैं, वो जो घूमते हैं, या जो हमारे रूम के अंदर जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं, ये रोटेटरी मोशन में होते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन जो बच्चे आपने देखा होगा सी सॉ
कर रहे होते हैं, सीसॉ पे बैठे होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे बैठा होता है, तो वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। और लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी की, सर्कुलर और रैंडम, इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरे, जैसे ये पेन अगर मैं इसको छोड़ूं ऐसे ये नीचे गिरेगा तो ये लीनियर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी कि सूरज के गिर्द ज़मीन जो घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन में है, और रैंडम मोशन जो है वो क्लासिकल एग्जांपल है बटरफ्लाई की, जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। अच्छा, अब मैं अगर इसी एक पेन या इसके ये कैप के ऊपर ये सारी मोशंस अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आई कैन एक्सप्लेन इट, तो आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसलेटरी में होल बॉडी मूव करे, लेकिन अगर होल बॉडी ऐसे लीनियर मूव करे तो ये ट्रांसलेटरी की लीनियर हो गई। सर्कुलर मूव करे यानी यही बॉडी, होल बॉडी ऐसे सर्कल में मूव करे, ये होल बॉडी ऐसे सर्कल में मूव करे, ठीक है। और इसको मैं इसके साथ अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि रोटेटरी क्या होगी कि वो अपने इस तरह एक्सेस के गिर्द मूव करे ऐसे, ये अब इसका एक्सेस हो जाएगा, या ये ऐसे मूव करे, तो ये आपकी रोटेटरी है, जबकि ये जो है ये सर्कुलर है। ये डिफरेंस अब आपको होके क्लियर हो गया होगा। जबकि रैंडम मोशन यानी कोई मोशन रेगुलर पता ही ना हो किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको आप कहेंगे कि ये रैंडम मोशन है। और वाइब्रेटरी मोशन अगर आप इसके ऊपर देखें तो आप इसको ऐसे ऐसे, ये यानी ये इसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है, ये जो मोशन होगी ये वाइब्रेटरी मोशन होगी। होप कि आपको टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो सारी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करेंगे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की, और स्पीड और वेलोसिटी जो उनसे हैं वो बेस प्रोवाइड करेंगे एक्सेलरेशन की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्लियर पेज ले लिया ताकि इसी पेज के ऊपर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर दूं। डिस्टेंस आ गया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ यानी पाथ जो भी है उसकी जो टोटल लेंथ है वो डेफिनेशन होगी उसकी, उसको आप डिस्टेंस कहेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, ये भी लिख लें, डायरेक्टेड डिस्टेंस। आप देखेंगे इसमें भी डिस्टेंस ही आ रहा है लेकिन वो डायरेक्टेड है और शॉर्टेस्ट है। बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसका यूनिट आ गया मेरे पास। यूनिट ये भी मीटर्स में मेजर होता है डिस्टेंस भी, और इसका जो यूनिट है वो भी मीटर ही है, ये भी मीटर में ही मेजर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट यानी इसकी मैग्नीट्यूड ही कंप्लीटली होगी फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बड़ी डिटेल में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों एक्सप्लेन किए थे, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस में भी जाके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को देख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ज़रूरी होती है बताना, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और डिस्टेंस में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसके सिंबल्स हैं हमारी बुक में। आप इसको एक्स के साथ, आर के साथ, स्मॉल एस के साथ, डी के साथ नहीं एल के साथ कर लेते हैं। इसने डी भी लिखा हुआ है लेकिन ये देखें इसने डी भी लिखा हुआ है, बट डी इज़ डेजिग्नेटेड फॉर डिस्प्लेसमेंट। आई डोंट नो इसने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं है। इसको आप सिर्फ कर लें। और इसके जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ होगा डी, ठीक है। अब ये चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर ये बार आ जाएगी, ये इसका सिंबल है, इसके ये सिंबल है। और जो डेल्टा था इसका मतलब था चेंज, डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, डेल्टा एस और डेल्टा एल, ये सारे डिस्टेंस के सिंबल्स आ गए हमारे पास।
अब मैं अगर इसको आपको बना के दिखाऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। ये यहाँ से बॉडी पाथ ये हो, अगर ऐसे जाए और ये आए हमारे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास होगा डिस्टेंस, ठीक है। जबकि यहाँ से शुरू हो और डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन पाथ बिल्कुल ये ऐसे आए, ये होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। ये फ़र्क नजर आया, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, यानी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा, तो इसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये आपने बात याद रखनी है। ये आगे एक क्वेश्चन भी है, उससे भी आपको ये बात मेरी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन, इसने एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये उसने ब्लू एरिया मेंशन किया हुआ है, ये फैसल मस्जिद दिखाई हुई है। आप यहाँ से निकले और यहाँ आ गए, ये तो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ से पहले ऐसे गए, फिर ये गए, ये गए, यहाँ से इधर आए, ये आए और यहाँ पे पहुँच गए, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। जबकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल ऐसे, यानी ये दिखाया हुआ, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इसने बेसिकली कोई ओरिजिन ले लिया है जहाँ से इसके स्टार्टिंग को और इसके एंड पॉइंट को मेजर कर रहा है, इसलिए ये इसने ओरिजिन लिया हुआ है। वो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बस ये समझना ज़रूरी है कि ये इसका स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट था, ये स्टार्टिंग और ये एंड था, तो ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस और ये शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कि वेक्टर क्वांटिटी से क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसने कहा कि मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यही है, आप यानी ये 400 मीटर रनिंग ट्रैक है, उस पे जो एथलीट्स होते हैं वो इस तरह रनिंग करते हैं, यहाँ से भागते हैं, ऐसे घूम के इधर ही वापस आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। तो अब वो कहता है कि क्या हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, क्योंकि वो 400 मीटर रनिंग ट्रैक है, और व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा पेपर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि आपका यहाँ से आप ट्रैवल करना शुरू हुए यहाँ से, और इधर से गए, ऐसे घूमे और इधर से आप वापस इधर आ गए, ये आपका एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। यानी इस केस के अंदर जो आपकी ये वाली जो एग्जांपल है जो ये पूछ रहा है, इसमें आपका व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, बट व्हाट इज़ योर डिस्टेंस 400 मीटर, क्योंकि रनिंग ट्रैक उसने बताया हुआ कि 400 मीटर है। तो इसका मतलब जो भी एथलीट यहाँ पे ट्रैवल भागेगा, रनिंग करेगा, वो यहाँ से घूम के जब इधर आएगा तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 400 मीटर्स। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 मीटर। ये आपने बात याद रखनी है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो डिस्टेंस से? नो, ऐसा कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस जो होता है वही छोटा होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में ही यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ही हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है जी, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। और ये कौन सा केस होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रनिंग ट्रैक है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अब इस पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये, अब इस पे आपका एथलीट जो सा है वो भागता है और वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब देखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टोटल लेंथ ऑफ पाथ भी यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, और शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस भी यही है, जो कि स्टार्टिंग और एंड यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ये भागा है। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो इसका आंसर था यस, और आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम में कि कैसे है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कवर करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।